हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 26 अगस्त की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हां दोस्तों, मल्टीपल वीडियोस में आज आपके लिए लेके आया हूं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन इस वीडियो का चेक करना बिल्कुल ना भूलें। सारी वीडियोस को अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की वीडियोस में आपको मिलेंगी यूपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ अगर उन इश्यूज को आप ऑलरेडी किसी वेबसाइट से कवर कर चुके हैं तो भी उनके ऊपर बात करते करते मैं साइड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता चलता हूं। सबको वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने बारे में कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है। पंजाब पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे मनदीप से मैं सॉरी कहना चाहता हूं। आज फिर मनदीप मैं आपके लिए एमसीक्यू अपलोड नहीं कर पाया, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया मेरी वीडियो प्रिपेयर करने में। कल से आपको ज़रूर हाई पावर एमसीक्यूज वापस मेरी वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो ही मेरी बात। अब चलते हैं हम आज की वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स कैप्सूल में कौन सी छोटी छोटी कैप्सूल्स हम आज करंट अफेयर्स की लेने वाले हैं। देखिए, कॉलर वाली एक हाई प्रोफाइल गिर लायनेस है। हाई प्रोफाइल क्यों कह रहा हूं मैं, गिर वन में ये शेरनी थी, उनका नाम था कॉलर वाली। ठीक है, उनके 7 बच्चे थे, विच इज हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड फॉर अ लायनेस इन द वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड में अगर किसी को कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर मान लीजिए कि शेरों की के प्रजनन करवाया जा रहा है, उनकी वंश वृद्धि करवाई जा रही है, तो फिर भी कोई शेरनी शायद 7 बच्चे दे दे। वाइल्ड में जनरली शेरनियां 7 बच्चे नहीं देती हैं, इट इज हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, प्लस 17 साल की उम्र में भी उनको एक कब पैदा हुआ, विच इज ओल्डेस्ट ऑन रिकॉर्ड फॉर अ लायनेस इन द वाइल्ड। ठीक है, शी डाइड ऑफ ओल्ड एज रिसेंटली। उनको बहुत ही करीब पिछले एक दशक से रेडियो का कॉलर लगा दिया गया था, जिसके जरिए साइंटिस्ट उनको स्टडी करते थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए उनको स्टडी किया जाता था, तो इसलिए उनका नाम कॉलर वाली पड़ गया था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, बिल्कुल आराम से यूपीएससी में आ सकता है। फिर देखिए, जेम्स एंडरसन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ मैंने आपको बताया, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ही बिकेम द फर्स्ट एवर पेस बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले वो पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के और अनिल कुंबले हमारे भारत के। इसके पहले 3 ऐसे बॉलर थे जो 600 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले चुके थे, पर तीनों स्पिनर हैं। मुरलीधरन ऑफ स्पिनर थे, शेन वॉन और अनिल कुंबले लेग स्पिनर थे। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन का नाम याद रखिए। हु इज द इंग्लिश क्रिकेटर हु रिसेंटली ज्वाइन द 600 टेस्ट विकेट क्लब। ऐसा करके आपको जेम्स एंडरसन बोल देगा, या थोड़ा टफ करने के लिए पूछ देगा कि खास बात क्या है। उन्होंने 600वां टेस्ट विकेट लिया तो बोलेंगे इंग्लैंड के पहले हैं ये वो वगैरह वगैरह, पर खास बात यह है कि वो पहले फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, कल हमने आईएनएस विराट की बात की थी, उसको भावभीनी विदाई हमने कल दी थी। तो देखिए, वो अलंग शिपयार्ड गुजरात की तरफ निकल चुका है आईएनएस विराट अपनी अंतिम यात्रा पर। वहां उसको की स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि चांस कम है, फिर भी किसी एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले, अलंग शिपयार्ड में उनको स्क्रैप किया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार की सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी भी तरह के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई अगर आप समस्या फेस कर रहे हैं, खासकर अभी लॉकडाउन है इस वजह से, तो आप किरण करके हेल्पलाइन है, ठीक है, हेल्थ लाइन है, उसमें हेल्प वही हेल्पलाइन है, उसको हेल्थ लाइन बोल रहे हैं, तो उस उन्होंने लॉन्च किया, किरण उसका नाम है, ये आप याद रखिए, ये नाम आपसे यूपीएससी में पूछा जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, पोलियो अब अफ्रीका में नहीं होता है, 95% लोगों को वहां पे पोलियो की खुराक दी जा चुकी है। अब ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, देखिए, वहाँ धार्मिक कारणों से लोग पोलियो की खुराक नहीं लेना चाहते हैं, बहुत गलत बात है दुनिया में। और जब तक देखिए दुनिया में कहीं पर भी पोलियो मौजूद है, पूरी दुनिया इसके खतरे से जूझ रही है। अगर पूरी दुनिया में खत्म हो जाए, जैसे स्मॉल पॉक्स अब खत्म हो गया है दुनिया से, तो अब जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं लगाया जाता। वैसे ही अगर पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो जाए तो बच्चों को पूरी दुनिया में पोलियो का टीका नहीं लगाया जाएगा। अभी जैसे अफ्रीका में हम अफ्रीका को मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है, पर जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो बचा हुआ है तब तक वहाँ भी उनको टीका लगाते रहना पड़ेगा, ताकि यहाँ से बीमारी वापस वहाँ ना आ जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये बीमारी अब बची हुई है। फिर डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर कश्मीरी सैफरन के लिए, जो केसर है कश्मीरी केसर, उसके लिए भारत सरकार ने एक ई ऑक्शन साइट निकाली है। ये जीआई टैग्ड है, कश्मीर का सैफरन जो है उसको जीआई टैग कर दिया गया, यानी कश्मीर से जो केसर आएगा उस पर मेंशन होगा कि ये कश्मीरी केसर है। ठीक है, और कोई जगह से केसर आ रहा है वो अपना नाम कश्मीरी केसर नहीं रख सकते। ठीक है, मान लीजिए कि मैं छत्तीसगढ़ में केसर उगा रहा हूँ पर मैंने मेरी कंपनी का नाम रख दिया कश्मीरी केसर, तो वैसा नहीं मैं कर सकता। ठीक है, तो जीआई टैग जो होती है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन टैगिंग जो होती है, या इन्फॉर्मेशन, या क्या इसका फुल फॉर्म है मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। जीआई टैग कर दिया गया कश्मीरी सैफरन को। उसके लिए सरकार ने ई ऑक्शन साइट बना दी है कि भारत भर में आप कहीं से भी ऑक्शन करके, बिडिंग करके, आप जो है किलो किलो, क्विंटल क्विंटल करके, या जैसे भी इसकी खरीदी होती है, आप सैफरन खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा दाम मिलेंगे।
अभी क्या हो रहा है कश्मीर में, भारत से उतना ज़्यादा जुड़ा नहीं हुआ है कश्मीर। एक तो उसकी लोकेशन भी थोड़ी सी रिमोट है, प्लस वहाँ के राजनीतिक कारण भी ऐसे हैं, जियोग्राफिकल कारण भी ऐसे हैं। तो क्या है कि वहाँ के किसानों को जो भी केसर उगाते हैं, तो जो रेट वहाँ पर पहुँच गया कि केसर खरीदने, जो रेट सामने वाला बोलेगा उन्हें, उनको वो केसर बेचना पड़ेगा। एक बार ऑक्शन हो जाए अगर, तो बोली लगेगी तो ज़्यादा प्राइस उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये ई ऑक्शन साइट उन्होंने बनाई है। इसी से संबंधित कुछ और न्यूज़ देखिए, कश्मीर में पुलवामा जो जिला है, वहाँ 32,000 हेक्टेयर या ऐसा कोई अमाउंट है जहाँ पर कि सैफरन का कल्टीवेशन होता है। तो देश में सबसे ज़्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो पुलवामा में है फॉर केसर। ठीक है, ईरान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन। फिर सैफरन तीन तरह के होते हैं, लच्छा सैफरन, गुच्ची सैफरन और मोगरा सैफरन। ठीक है, ये याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत की टीटी स्टार, टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक, उन्होंने इस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, पौलोमी घटक का नाम याद रखिए। फिर एक और मनिका या क्या नाम है, मैंने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में उनकी बात की थी, टीटी की प्लेयर है, उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। उसमें एक पैरालंपिक की एथलीट है, एक टीटी की एथलीट है, एक इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, और एक आपको फोगाट फैमिली से एक और रेसलर है, और एक और कोई है। ठीक है, एक और कोई प्लेयर है, वो कौन सा खेल खेलते हैं मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने मेरी वीडियो में डाला है, मेरी वीडियो तक आप नहीं पहुंच पाएंगे तो आप अलग से गूगल कर लीजिए। ठीक है, ये पांचों खेल रत्न जिन लोगों को मिला है उनके नाम आपको याद रखने हैं। पौलोमी घटक टीटी स्टार है, रिटायर हुई हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, जो कि पहले फास्ट बॉलर बने 600 टेस्ट विकेट लेने वाले। ठीक है, चलिए अब बड़ी न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया बांग्लादेश जो है, दे आर टू ओपन इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज जो है मतलब देश के अंदर, देखिए वाटरवेज का मतलब समुद्र के रास्ते तो दुनिया भर में ट्रेड होता ही है, फिर हमारे देश के अंदर हम सामान जो है नदियों के थ्रू ज़्यादा आया जाए, इसके लिए हम काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उनका एक बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है कि बहुत आवाजाही, आवागमन जो है और सामानों का ट्रांसपोर्ट नदी के सहारे हो, उसमें फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे जैसा नेशनल वाटरवे वगैरह भी डिक्लेयर किया हुआ है। NH नेशनल NW1 ऐसा करके, ये आप चेक कर सकते हैं। नेशनल वाटरवे 15-16 तक हो चुके हैं अब आज की डेट में, तो आपको जनरली उसके नाम याद रहने चाहिए, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या करना है कि हमारे देश के अंदर की नदियों को बांग्लादेश की नदियों से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये इनको इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी जो संख्या है 8 से बढ़ा के 10 कर दी गई है। इतना आप बस याद रखिए, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू के लिहाज से व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स? 10 इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा हमारी नदियां हम बांग्लादेश की नदियों से जोड़ रहे हैं, क्यों? भारत बांग्लादेश के ट्रेड के लिए नहीं, हम चाहते हैं, देखिए नेशनल, हम चाहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचे। उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही है? हुँ। देखिए नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16 जो है, वो बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जाएगा। गंगा का जो नेटवर्क है, जो कोलकाता और नारायणगंज पोर्ट तक एक्सटेंड होता है, वो आसाम के सिलघाट तक ले जाया जाएगा। बेसिकली हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचने के ऑल्टरनेट रास्ते बना रहे हैं। भारत का नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्शन सिर्फ चिकन स्नेक, जो बंगाल के ऊपर में और सिक्किम का जो एरिया है, जो आपको दिखेगा, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा वो इलाका है। उसके ज़रिए भारत नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, जिस पे चाइना की हमेशा नज़र रहती है। अगर एक बार हमला करके उस 22 किलोमीटर के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, और इधर बांग्लादेश के साथ भी चाइना खैर अपने संबंध बढ़ा रहा है, ज़रूर उस समय चाइना बांग्लादेश को धमकी देगा कि अगर तुमने इंडिया का साथ दिया तो ठीक नहीं होगा इस तरह से, तो हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। चाइना विल हैव अ फील्ड डे इन द नॉर्थ ईस्ट। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नदियों के सहारे ही हम, देखिए जो नारायणगंज पोर्ट से लेके हम सिलघाट ऑफ आसाम तक पहुंचेंगे। ठीक है, दिस इज द मेजर रूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश ट्रेड है, इसके जरिए हम सीधा नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है, कोलकाता को करीमगंज से कनेक्ट किया जाएगा अगेन थ्रू बांग्लादेश। इसके लिए 96 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया गया। ठीक है, एक तो नारायणगंज पोर्ट को सिलघट आसाम तक जो ले जाया जा रहा है, दूसरा कोलकाता को करीमगंज तक ले जाया जा रहा है। ये दोनों रूट थ्रू बांग्लादेश जाएंगे, ये आपको याद रखना है। फिर ये 3 जो नेशनल वाटरवे हैं, जो बांग्लादेश के साथ जुड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और इन जो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल जो रूट्स हैं, वो 8 से बढ़ा के 10 कर दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग ने जारी की है लिस्ट। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, नीति आयोग ने दिया हुआ है। इसके जरिए कह रहे हैं कि वो अलग अलग राज्य जो है वो आपस में कॉम्पीट करेंगे, अगर बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के नाम पे, कौन इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, कौन किसानों को ज़्यादा मदद पहुंचा रहा है, कहाँ लिटरेसी बहुत बढ़िया हो रही है ना। तो इससे क्या होगा कि देश का भला होगा। हर राज्य पब्लिक वोट करने के समय में हर राजनीतिक दल इस बात की मतलब घोषणा करेगा चुनाव में कि देखो हर रैंकिंग में हम नंबर 1 आ रहे हैं,
इस रैंकिंग में हम इम्प्रूव हो गए हैं। तो ये अच्छी एक स्वस्थ राजनीति की बात होगी, रादर देन सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगी जाए। तो उसी की तर्ज पे उसी लिस्ट में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट के लिए आपने अपनी इंडस्ट्री को कितना तैयार किया है, ये इंडेक्स में लिस्ट निकाली है। एज एक्सपेक्टेड गुजरात इस लिस्ट में टॉप किया हुआ है। इसके बाद आ रहे हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु। मेनली किस लिए है, क्योंकि देखिए ये कोस्ट के एरिया में है, जहाँ कोस्ट है वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए लोगों का ज़्यादा इंसेंटिव रहेगा। बाकी 3 कोस्टल स्टेट्स जो टॉप 10 में आ रहे हैं वो है केरला, उड़ीसा और कर्नाटका। चलिए उड़ीसा भी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की लिस्ट में आया, ये बड़ी अच्छी बात है। उड़ीसा को काफ़ी सालों तक देश के पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता रहा है। उड़ीसा भी अब इस तरह की लिस्ट में आ रहा है, तो ये बड़ी एक उत्साहवर्धक बात है। तो यानी जो टॉप 10 इस लिस्ट में आए हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, उसमें से 6 राज्य वो हैं जो कि कोस्ट से लगे हुए हैं, ठीक है। जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं उनमें राजस्थान टॉप परफॉर्मर रहा है, यानी जो कोस्ट पे नहीं है फिर भी एक्सपोर्ट के लिए वो काफ़ी प्रयासरत है, काफ़ी एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर्ड है, उसमें राजस्थान टॉप परफॉर्मर है। राजस्थान का देखेंगे फोक आर्ट जो है, वहाँ का लोक कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में काफ़ी कंज्यूम की जाती हैं। तो वो इसके लिए ज़ाहिर बात है कि राजस्थान उसमें टॉप किया हुआ है, और उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा इसमें सेकंड और थर्ड आए हुए हैं, ठीक है, अमॉन्ग द लैंड लॉक्ड स्टेट्स। हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड उस लिस्ट में टॉप किया हुआ है, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर अमॉन्ग द स्टेट्स दैट इनिशिएटेड स्टेप्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट, जिन्होंने सिर्फ शुरुआत की है, उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड भी ने लिस्ट को टॉप किया हुआ है। चलिए ये भी इस तरह से विकास की तरफ उठाया गया कदम है। आपको बस गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु याद रखना है, मैं नहीं समझता और कुछ भी आपसे पूछा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्य थे कोस्टल जो कि इस लिस्ट में टॉप 10 में आए थे, तो 6 राज्य थे, और अमॉन्ग द लैंडलॉक्ड स्टेट्स कौन सा स्टेट टॉप पे था, तो राजस्थान टॉप पे था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिपोर्ट क्या कह रहेगी, 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर डोमिनेटेड बाय 5 स्टेट, ठीक है। जनरली 80-20 का रूल चलता है, मोरलेस वही हो रहा है यहाँ पर। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। इसमें देखिए नॉन कोस्टल राज्य सिर्फ एक तेलंगाना है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें से ये सब सिर्फ 70% हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है इन 5 राज्यों से होता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स परफॉर्म वेल ऑन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब जो पैरामीटर है ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे बहुत सारे राज्य जो है बहुत अच्छा इस पे काम कर रहे हैं। तो ये देश में एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। रिपोर्ट ये भी कहता है कि जो स्टेट्स प्रोवाइड बेसिक ट्रेड सपोर्ट में लैक करते हैं, ऐसे 10 स्टेट हैं जो कि ट्रेड गाइड, और 15 स्टेट है ऑनलाइन पोर्टल देते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक तरह से एक्सपोर्टर्स को खुला छोड़ दिया गया है। मैक्सिमम राज्य उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं वो, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी समय से एक्सपोर्टर्स का दुनिया भर में नेटवर्क बना हुआ है। भारत में एक्सपोर्टर्स का एक वेल एस्टेब्लिश नेटवर्क है, ठीक है। तो और ये हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सीधा एक्सपोर्ट मार्केट का एक्सेस अगर आप दें, तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट का सपोर्ट, ट्रेड सपोर्ट और ये ऑनलाइन वेब पोर्टल वगैरह आपको मेरे ख्याल से प्रोवाइड करना चाहिए। जनरली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं काफ़ी पैसे वाले होते हैं, बिजनेसमैन जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव में चंदा काफ़ी देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि वो चाहते होंगे कि सरकार इस तरह के वेब पोर्टल वगैरह ना बनाए, ताकि वो औने पौने दामों पे कारीगरों से सामान खरीद के उसको महंगे दामों पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचे। ये ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदार सीधे ही, आप समझिए जयपुर रग्स, जयपुर के इस तरह के कालीन हैं जो इंटरनेशनली बहुत हाई फाई रेट में बिकते हैं, अगर वो कारीगरों से सीधा खरीदने लगे, तब तो हो चुका काम ये जो बीच में एक्सपोर्टर्स हैं उनका। तो मेरे ख्याल से वही इस चीज़ को डिसइंसेंटिवाइज करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ किसी रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। पॉलिसी पैरामीटर्स जिनके तहत ये दिया गया, रैंकिंग दी गई, ठीक है। पहला है देखिए बेस्ड ऑन पॉलिसी पैरामीटर्स महाराष्ट्र ने लिस्ट को टॉप किया है, फॉलोड बाय गुजरात एंड झारखंड, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम महाराष्ट्र ने फिर टॉप किया है, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड राजस्थान, ठीक है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिजोरम ने इंडेक्स को लीड किया है। पर कैपिटा एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्टूड एट $241 पर कैपिटा, यानी पर व्यक्ति कितना यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया। पर कैपिटा एक्सपोर्ट ऑफ साउथ कोरिया फॉर कंपैरिजन आप देखिए $11,900 है। दिस इज कम्प्लीटली नॉट फेयर, क्योंकि देखिए साउथ कोरिया कितना छोटा देश है, इसीलिए अगला पॉइंट उन्होंने चाइना का दे दिया। देखिए चाइना तो हमसे ज़्यादा ज़्यादा ही उसकी जनसंख्या है, तो $18,000 है उनका एक्सपोर्ट, ठीक है। और हमारा कितना है, $241, ठीक है। तो यानी वो इसका 2% भी नहीं है, करीब 1.5% है चाइना का हमारा पर कैपिटा एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसको आप ग्लास आधा खाली है के बदले ग्लास आधा भरा देख सकते हैं। रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक पुरानी कहानी है कि एक सेल्समैन एक गांव में गया, जूते का सेल्समैन, तो उसने देखा कि इस गांव के लोग तो जूता पहनते ही नहीं है। तो उसने हेडक्वार्टर रिपोर्ट भेज दी कि यहाँ हम जूता नहीं बेच सकते, यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजा, उसने वहाँ से रिपोर्ट भेजी कि यहाँ तो हम बहुत जूते बेच सकते हैं, यहाँ किसी के पास जूते नहीं हैं, ठीक है। तो एक ही स्थिति को देखने के दो
पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। यहाँ कह रहे हैं क्योंकि चाइना का हम 1.5% पर कैपिटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है, हम जितना चाहें एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि हमारे आगे ज़मीन खाली पड़ी हुई है। ठीक है, ये सी बात। इस इंडेक्स में क्या क्या देखा जाता है देखिए, इसमें 4 पिलर्स माने गए। ठीक है, व्हाट आर द 4 पिलर्स इन फ्रेमिंग द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा। वो है पॉलिसी, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, सरकार क्या नीतियां बना रही है, क्या उनको हेल्प करने के लिए सरकार ने कितनी नीतियां बनाई, ये एक पिलर है। दूसरा, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कितना आपने तैयार खड़ा किया हुआ है, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको लाइसेंस मिलते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए वगैरह व्यवस्था है। फिर बिजनेस इकोसिस्टम, कारीगर वगैरह को कितना आप फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हो वगैरह। एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट की आपकी कैसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। ये 4 पिलर हैं और 11 सब पिलर देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो आप याद रखिएगा। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी करंट अफेयर्स की कवरेज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, आज और 3 वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, उन सबको अंत तक देखिए। सब में बहुत महत्वपूर्ण बातें, इधर भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपको बताई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से। तो बाकी 3 वीडियोस भी जरूर देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।